ये सुनते ही मैनेजर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने जब सिस्टम में भी चेक किया तो सही में ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इसके लिए इसने 8-8 हजार रुपए में डमी फेक डायरेक्टर्स बैठा दिए थे और हर LOU के बदले में पीएनबी के करप्ट ऑफिसर्स को उनका कमीशन मिल जाता था। एक चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से सारा स्कैम लोगों के सामने आता है। इंडिया ने बैरक नंबर 12 एक स्पेशल सेल है, उसकी वीडियो भी बना के यूके के कोर्ट में भेजी। जिस हीरोइन को ये डिसाइड कर लेता था कि इससे एडवर्टीजमेंट कराना है अपने ब्रांड का, तो चाहे मार्केट फीस से डबल पैसा भी देना हो, जहां बैंक एक आम आदमी की 1-2 EMI मिस होने पे भी रिकवरी एजेंट के नाम पे गुंडे भेज देता है। इसके साथ साथ 4 और एम्प्लॉइज को अरेस्ट करती है एजेंसी। ये विपुल अंबानी, मुकेश अंबानी के चचेरे भाई हैं। तो देखिए, अगर एक आम आदमी लोन लेके उसकी EMI मिस कर दे तो बैंक वाले के टाइम पे भी रिकवरी एजेंट्स ने लोगों को नहीं छोड़ा था। लेकिन सेम बैंक जब करोड़पतियों से डील करते हैं, उनको लोन देते हैं, तो 7-7 साल तक अगर वो EMI ना दें या इंटरेस्ट तक ना दें तो चुपचाप घूस पकड़ के बैठे रहते हैं। नीरव मोदी का केस आपने ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन जब आपको इसकी एक्चुअल डिटेल्स पता चलेंगी कि क्या ट्रिक्स यूज की थी नीरव मोदी ने और कौन कौन ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, तो आप हैरान हो जाओगे कि इतना करप्ट सिस्टम है हमारा कि बस थोड़ी सी घूस और पावर का यूज करके कोई भी बड़ी आसानी से आम जनता का 11,000 करोड़ जो कि बैंकों में जमा है उसको देश से बाहर उठा के ले जाता है और कोई कुछ भी नहीं करता। ये जो नीरव मोदी ने स्कैम किया था, कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं किया था। इसके बाद गवर्नमेंट को इंडियन बैंक्स के रेगुलेशन तक चेंज करने पड़ गए थे, कई एम्प्लॉइज फायर करने पड़ गए थे। नीरव मोदी ने इस तरीके से घुटने पर ला दिया था गवर्नमेंट को कि इस स्कैम का नाम ही नीरव मोदी के ऊपर रखा गया और रातों रात नीरव मोदी दुनिया की करोड़पतियों की लिस्ट से निकल के दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया था। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें हुई कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो चीनू भाई चौकसी थे और केशव लाल मोदी थे, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। तो ये लोग ईयर 1966 में, यानी कि जिस ईयर में इन्होंने गीतांजलि स्टार्ट किया था, इसी ईयर में इन्होंने अपने बच्चों की शादी करा दी। मतलब कि ये जो दीपक मोदी था, इसकी शादी चीनू भाई चौकसी की बेटी गीता चौकसी से करवा दी जाती है। और फिर इसके बाद 27 फरवरी 1971 को पालमपुर गुजरात के अंदर इनका एक बेटा होता है जिसका नाम ये लोग रखते हैं नीरव मोदी। और नीरव मोदी बर्थ के 1 साल बाद ही ये पूरा का पूरा जो परिवार था ये बेल्जियम शिफ्ट हो जाता है। और फिर आगे चल के नीरव मोदी जब 8 साल का हुआ था तो इनकी जो मदर थी उन्होंने अननोन रीजन की वजह से अपनी जान ले ली थी। अब इसके कुछ टाइम बाद जब नीरव मोदी बड़ा होता है तो ईयर 1988 में ये यूएस में पढ़ाई करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पे भी इसका मन नहीं लगता है। तो 1 साल के अंदर ही ये ड्रॉप आउट करके, यानी कि ईयर 1989 में ये अपने मामा मेहुल चौकसी के पास मुंबई आ जाता है। और इस टाइम तक जो गीतांजलि ब्रांड था वो बहुत बड़ा बन चुका था। 4000 से ज्यादा स्टोर्स खुल चुके थे। ये जो आप सुनते हो नक्षत्र, डीडामास, गिली, संगनी, ये सब इसी के अंडर आते थे। अब अपने मामा मेहुल चौकसी के पास नीरव मोदी मुंबई पहुंच के इसी गीतांजलि और बाकी डायमंड के काम में लग जाता है और फिर आगे चल के अपने इसी मेहुल मामा के साथ मिलके ये बैंकों का मामू बनाता है। तो मुंबई पहुंच के नीरव मोदी अपना काम वगैरह सीखता है और आने वाले 9 साल तक ये बहुत ही ट्रेंड हो जाता है। इसको एक एक चीज समझ में आ जाती है। ज्वेलरी और डायमंड इंडस्ट्री का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, इसने इसमें महारत हासिल कर ली थी। और फिर 9 साल बाद, यानी कि ईयर 1999 में नीरव मोदी 5 स्टार डायमंड नाम से रॉ डायमंड का अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। और ये इतना ज्यादा माहिर हो गया था डायमंड के बिजनेस में कि इसने बहुत ही कम टाइम में बेल्जियम, अर्मेनिया, यूके, यूएस, यहां पे इसने अपने रॉ डायमंड के बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया था इन सारे के सारे देशों में। देखिए, नीरव मोदी स्कैम एक ऐसा स्कैम था जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी हुआ वो। और इसमें बैंक्स का बहुत नुकसान हुआ जिसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ था। अब इसके बाद क्या होता है कि 2009 का ईयर आता है और इस टाइम पे नीरव मोदी का एक फ्रेंड था, उसको एक ईयरिंग का पेयर डिजाइन करवाना था। तो इसके लिए वो अपने दोस्त नीरव मोदी को बोलता है बनाने के लिए। अब इससे पहले नीरव मोदी ने ज्वेलरी वगैरह डिजाइन नहीं करी थी, वो खाली डायमंड्स की जो ट्रेडिंग होती थी उसी में इन्वॉल्व रहता था। तो अपने दोस्त के कहने पे वो जो ये ईयरिंग्स थे इनको डिजाइन करता है और ये जो ईयरिंग्स थे उसके दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो ये वो टाइम था जब नीरव मोदी को लगने लगा कि ज्वेलरी के बिजनेस में भी वो घुस सकता है, जिसके बारे में वो ऑलरेडी बहुत दिनों से सोच रहा था। तो इसके 1 साल तक ये प्रिपरेशन करता है नीरव मोदी और फिर साल 2010 में एक एक्सपेरिमेंट करता है। ये हैदराबाद के अंदर एक गोलकोंडा माइंस है, ये काफी मशहूर माइन है। इसी माइन से वो जो मशहूर कोहिनूर डायमंड है वो निकला था। तो नीरव मोदी क्या करता है, यहां से डायमंड्स लेता है और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक आर्गेल माइंस है। इस माइन की खास बात यह है कि यहाँ पे पिंक डायमंड निकलते हैं। तो इन दोनों माइंस के डायमंड्स का यूज करके नीरव मोदी ने एक बहुत ही यूनिक नेकलेस बनाया जिसका नाम इसने दिया गोलकोंडा लोटस नेकलेस। कि पैसे की दिक्कत थी नहीं, तो नीरव मोदी के जो डिजाइन थे वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैले। इसने दुनिया भर में जो इसके डिजाइनर ज्वेलरी थी उसके एड्स चलवाए। क्रिस्टी और साउथबीज जैसे बहुत सारे वर्ल्ड वाइड ऑक्शंस में ये डिजाइन लोग करोड़ों में खरीदने लगे। पैसे की दिक्कत थी नहीं इसको, तो एक डायमंड जब चाहे, जैसे डायमंड चाहे वैसे मंगा लेता था। तो ये बहुत ही हाई एंड नेकलेस बना के ऑक्शंस भी करवाने लगा था। इसके बहुत सारे नेकलेस ऐसे थे जो दुनिया भर में बहुत फेमस हुए। जैसे रिवेयर ऑफ परफेक्शन नेकलेस था, वो 27 करोड़ रुपए का ऑक्शन में बिका था। ऐसे ही मोगोक रूबी सूट था, वो 105 करोड़ में ऑक्शन
ऑक्शन में बिका था। तो इसके बाद 2014 में इसने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में अपना पहला स्टोर नीरव मोदी बुटीक नाम से ओपन किया। फिर मार्च 2015 में मुंबई के काला घोड़ा लोकेशन पे दूसरा स्टोर ओपन किया। फिर सितंबर 2015 में नीरव ने अपने नीरव मोदी स्टोर की यूएसए में ग्रैंड ओपनिंग की, वो भी मेडिसन एवेन्यू न्यूयॉर्क में। अब देखिए, कहने के लिए एक स्टोर बोला जा रहा है, ये बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके ये स्टोर खुलवाता था, बहुत बड़ी ग्रैंड ओपनिंग करता था। जैसे इसके यूएस वाले स्टोर की ओपनिंग में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी वाइफ वेनिसा ट्रंप तक आए थे। इनके साथ साथ बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड एक्ट्रेस मॉडल लीसा हेडन, नाओमी, निम्रत कौर सब आए थे। इसने इतना पैसा कमा लिया था कि जब फोर्ब्स मैगजीन की रिचेस्ट लोगों की लिस्ट आई थी, इसमें ये इंडिया में 85th रैंक पे और पूरे वर्ल्ड के अंदर 1234th रैंक पर था, वो भी 1.73 अरब यूएस डॉलर की नेटवर्थ पे। इसकी जो सक्सेस थी उसके पीछे इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के जोड़े हुए सरकारी बैंकों में जो पैसे थे वो थी, जहां बैंक एक आम आदमी की 1-2 ईएमआई मिस होने पे भी रिकवरी एजेंट के नाम पे गुंडे भेज देता है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली 6-7 साल तक इंटरेस्ट तक का पैसा नहीं दिया गया था, उसके बाद भी किसी को हवा नहीं लगी। पीएनबी बैंक के जो एलओयू थे, इसके स्कैम के पैसे थे, इसने खूब सारे एड और कैंपेनिंग की, जिसमें इसने प्रियंका चोपड़ा को नीरव मोदी ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जिस हीरोइन को ये डिसाइड कर लेता था कि इससे एडवर्टीजमेंट कराना है अपने ब्रांड का, तो चाहे मार्केट फीस से डबल पैसा भी देना हो, उसके बाद भी ये करवाता था। ऐसे कर करके इसने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक ना जाने कितने हीरो हीरोइन से ऐड कराया। अब इसके बाद क्या होता है,